हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ आयलर थ्योरम्स। आयलर थ्योरम को समझने के लिए हमें तीन कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। एक कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सेकंड कंसेप्ट है आयलर फाइव फंक्शन और थर्ड कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। उनके बारे में बेसिक जानकारी होगी तभी अपन आयलर थ्योरम को समझ पाए। आयलर थ्योरम का यूज क्या है? आयलर थ्योरम के यूज की बात करूं तो आयलर थ्योरम क्या है कि जैसे आपसे पूछा जाए 2 की पावर बात करूं 5, 2 की पावर 5 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? जब आपसे पूछा जाए 3 की पावर 4 को जब 10 से डिवाइड करते हैं देन रिमाइंडर कितना आएगा? तो इस टाइप की कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 81 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का मान आ जाएगा 1। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 की पावर 5 होती है 32 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि 23 की पावर 40 को आप 100 से डिवाइड करना है देन रिमाइंडर कितना है? इसी प्रकार आपसे अगर पूछ लिया जाए 2023 की पावर 80 को आपको डिवाइड करना है 200 से देन रिमाइंडर कितना आएगा? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या आती है? आयलर थ्योरम यूज में आती है। तो देखते हैं किस प्रकार इन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व। तीन कंसेप्ट मुझे आने चाहिए। एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, दूसरा कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। क्या है? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। दूसरा कंसेप्ट है मेरे पास आयलर फाइव फंक्शन और थर्ड है मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी। मैं ब्रेक में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको इनको डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n क्या बोलता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n कब बोलेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड कर दे a माइनस b को। जब n डिवाइड कर दे a माइनस b को। दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार की दी जाती है कि जब a और b को अलग अलग n से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है? सेम आता हो, तब अपन बोलते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। जहां पे n मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर होता है और a और b क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। यहां से बाय कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैं लिख सकता हूं a माइनस b बराबर k टाइम n फॉर k बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां से मैं लिख सकता हूं a बराबर b प्लस k। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि b के अंदर मैं k का मल्टीपल ऐड करूंगा, उस केस में भी मेरे पास क्या रहेगा? a b के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, यानी कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस n भी होगा, b माइनस n भी होगा। दूसरी चीज बात करूं a कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस माइनस 2n भी होगा मॉडुलो एंड सो ऑन। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? b में n का इंटीजर मॉडुलो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, एक चीज यहां पे एक ध्यान ये रखना है कि जब आपसे यहां पे क्या है? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, अगर आपकी वैल्यू b का मान है, b का मान 0 से लेके n-1 के बीच में है, यानी कि b मेरे पास बिलोंग कर जाए इस सेट में 0, 1, 2 एंड n-1। जो n है उससे एक कम तक है। अगर इस सेट में बिलोंग करता है b, तो उस केस में b का रिमाइंडर क्या आएगा? जब n से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? उस केस में रिमाइंडर b आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, मैं n का मान ले लेता हूं 10, तो आप 1 को 0 को डिवाइड करो 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ये कहां से लिख रहे हैं?
बाय डिवीजन एल्गोरिथम से। जैसे मैं बात करूं 2 वाले की तो क्या लिख सकता हूं, 2 बराबर 10 इंटू 0 प्लस 2, 2 बराबर 10 इंटू 0 प्लस 2। तो अगर कोई भी नंबर जो 10 से छोटा है यानी कि 0 से लेकर 9 तक बात करूं तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, यहां से कोई भी संख्या लेंगे वही रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 10 से बड़ा 10 लेता हूं तो रिमाइंडर 0, 11 ले लेता हूं तो वापस रिमाइंडर 1, 12 ले लेता हूं तो रिमाइंडर 2। तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा कहां से कहां बचेगा, जो n है उससे एक कम लेकर और 0 के बीच में रिमाइंडर आएगा। तो अगर b की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से n-1 के बीच में आ जाती है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं क्या कि जब a को n से डिवाइड करोगे, जब a को n से डिवाइड करोगे देन मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, b आएगा। और अगर a को n से डिवाइड करें और रिमाइंडर b आ रहा है तब अपन ये बोल सकते हैं यहां से कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n हो जाएगा, a कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, एक कंसेप्ट तो यहां से कॉन्ग्रुएंट मोडुलो n का। दूसरा आइलर फाई फंक्शन। आइलर फाई फंक्शन क्या बताता है, अगर मैं बात करूं फाई n तो आइलर फाई फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से। फाई n का मतलब n का आइलर फंक्शन निकालना है, तो फाई n क्या बताता है कि उन पॉजिटिव इंटीजर को बताता है जो n से छोटे हैं और जिनके जीसीडी n के साथ क्या है, 1 है, जिनके जीसीडी n के साथ क्या है, 1 है। एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए 5 5 तो 5 से छोटे इंटीजर जो 5 के कोप्राइम है तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगर आपसे पूछा जाए 5 10 तो 5 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 4 आ जाएगी। 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। इसके लिए 5 के लिए फॉर्मूला करवाया था आपको कि जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैनोनिकल फॉर्म में p की पावर अल्फा की, देन फाई n किस प्रकार निकालेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन p। ये फॉर्मूला डिटेल से डिस्कस किया गया है आइलर फाई फंक्शन में, तो आप इसके बारे में एक बार जाकर देख लें। इन कंसेप्ट्स की अपने को जानकारी है तब अपन अब डिस्कस करेंगे आइलर थ्योरम का। आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट आइलर थ्योरम क्या बोलती है कि इफ लेट ए आपके लेट n belongs to integer and a belongs to z such that GCD of a और n मेरे पास कितना है, 1 है। GCD मेरे पास a और 1 कितना है, GCD let n belongs to नेचुरल नंबर है, a आपके पास कोई इंटीजर है, such that GCD of a और n 1 है, यानी कि a और n क्या है आपस में कोप्राइम है, then a की पावर फाई n, a की पावर फाई n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो n। खास बात क्या क्या है, खास बात ये है कि यहाँ पे जीसीडी कितना होना चाहिए, a और 1 का जीसीडी कितना होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए, यानी a और n कोप्राइम होना चाहिए। फिर a की पावर फाई n इस फंक्शन का आइलर फंक्शन होना चाहिए, तब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है। कई बार इस प्रकार भी पूछा जा सकता है इफ एंड ओनली n क्या कर दे, डिवाइड कर दे a की पावर फाई n माइनस 1। कई बार स्टेटमेंट इस फॉर्म में पूछा जा सकता है कि n आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, a आपके पास इंटीजर है, a और n क्या है, कोप्राइम है, देन n डिवाइड करेगा a की पावर फाई n माइनस 1। यहां से ये भी बात सही है कि जब a की पावर फाई n, a की पावर फाई n को जब n से डिवाइड करते हैं देन मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां से देख सकते हैं 1 है वो 0 से लेकर n माइनस 1 उस साइड के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी जब a की पावर फाई n को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अपने को ये वाला यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट है वो यूज करेंगे, ये सभी इसके लिखने के फॉर्म। अब आपसे जब पूछा जाता है कि 2 की पावर 5 को 3 से डिवाइड कर दे, तो अपने को क्या पता है, अपने को एक चीज पता है कि 2 और 3 क्या है, कोप्राइम है,
क्योंकि इनका जीसीडी कितना है 1 है। तो 2 की पावर 5 3, 2 की पावर 5 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। यानी 2 की पावर 5 3 की वैल्यू होती है 2, तो 2 की पावर 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अब एक चीज और समझने वाली है, क्या मुझे बताओ जब 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? सर 1 आता है। मैं बोलूं 5 की स्क्वायर को जब 4 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? तब भी सर 1 ही आएगा। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जब पूछा है 5 की क्यूब को 4 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आता है तो उस केस में ऊपर वाले नंबर की पावर कुछ भी करो, अगर a की पावर b का रिमाइंडर कितना है 1 है, तो a की पावर k का रिमाइंडर भी कितना आएगा 1 आएगा, जहां पे k क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर। यानी a की पावर k करेंगे, अगर b से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। मुझे पता 2 की पावर 2 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो मैं बोल सकता हूं क्या 2 की पावर 2 का जब 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 2 की पावर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। मुझे क्या चाहिए 2 की पावर 5, तो मैं क्या कर सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 2 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। यहां से क्या है 2 की पावर 4 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1, यानी कि 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। दूसरी चीज मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। यहां से कितना आ गया 2 की पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। 2 है वो 0 से और 0 1 2 इस साइड में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर है। जब 2 की पावर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मुझे यही बताना था इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपसे पूछे कोई संख्या a को n से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर पूछ रहा था, आपको क्या करना है कि a की किसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो n। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b कहां बिलोंग करना चाहिए? b लाई करना चाहिए 0 1 2 डॉट 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 m, ये वाला नंबर के अंदर b बिलोंग करना चाहिए, अपने b फाइंड आउट करना है। 23 की पावर 40 को डिवाइड करना है 100 से, तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे 23 की पावर 40 तो आपको 4 से 5 मिनट यहीं लग जाएंगे। फिर 100 से डिवाइड करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपने को देखना है कि इस और 23 और 100 का जीसीडी कितना है। इनका जीसीडी 1 है, यानी कि को प्राइम है, तो आइलर थ्योरम है वो अप्लाई हो सकती है। आइलर थ्योरम क्या बोलती है कि 23 की पावर 500 को जब अपन 100 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर है मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा। और हम जानते हैं कि 500 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये तो 40 होती है। अगर ये 40 है तो 23 की पावर 40 को 100 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपसे बोला जाए 2023 की पावर 80 को अपने क्या डिवाइड करना है 200 से, तो क्या सबसे पहले क्या देखना है इन दोनों का जीसीडी कितना है 1 है। जीसीडी कितना है 1 है, तो 2023 की पावर 5 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 200 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, मुझे पता है 5 200 की वैल्यू कितनी होती है 80, तो 2023 की पावर 80 को डिवाइड करना है 200 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 बाई आइलर थ्योरम। चलो ठीक है सर। तो इस प्रकार जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उनको इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइलर थ्योरम यही बताते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए 5 की पावर 16 को डिवाइड करना है 17 से, क्या मैं बोलूं 33 ले लेता हूं। तो आपको क्या पता है कि 5 और 17 इनका जीसीडी 1 है, तो 5 की पावर 5 6 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर 1 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 16, 5 17 की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा।
अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी 5 की पावर 16 का स्क्वायर को जब डिवाइड करते हैं 17 से, तब भी सर रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो मेरे पास कितना जाए, 5 की पावर 32 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। मुझे क्या चाहिए, 5 की पावर 33, तो सॉरी यहाँ पे आएगा 17। 5 की पावर 32 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 32 इंटू 5 को डिवाइड करना है 17 से, देन रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो सर इसका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आइलर थ्योरम है, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके सेट के अंदर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर थ्योरी के दो, तो एक क्वेश्चन है वो या तो आइलर थ्योरम से आएगा या लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से 100% पूछा जाता है। अब अपन देखेंगे इस आइलर थ्योरम का कोई और एप्लीकेशन है क्या। आइलर थ्योरम किसका एप्लीकेशन है, कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एन और आइलर फाई फंक्शन का एक एप्लीकेशन। अब कई बार नेट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आपसे पूछा जाए कि कोई नंबर है 7 की पावर 41 का यूनिट डिजिट बताओ, कितना आएगा, यूनिट डिजिट। कई बार पूछ लिया जाता है लास्ट टू डिजिट कितने होंगे। जैसे कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है 10,721, तो आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट, तो ये वाला नंबर है, ये किसको बताता है, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है ये दोनों नंबर, लास्ट 3 डिजिट का मतलब है ये लास्ट 3 नंबर। तो आपको क्या करना है, इसका एक एप्लीकेशन या रिजल्ट के रूप में लिखने हैं, 4 लास्ट डिजिट यूज मोडुलो 10। सेकंड 4 लास्ट 2 डिजिट यूज मोडुलो 100। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए 4 लास्ट 3 डिजिट यूज मोडुलो 1000। अब ये तो है नहीं, जब आपसे पूछा जाए 7 की पावर 41 का आपको करना है लास्ट डिजिट, तो आप क्या करोगे, 7 को 41 बार गुणा करोगे, फिर देखोगे क्या नंबर आया है और उसका लास्ट डिजिट निकालोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता आपके पास पेपर के अंदर। तो क्या करना है, जब आपसे लास्ट डिजिट पूछा जाता है तो क्या करना है, यूज मोडुलो 10 का, यानी कि आपको देखना है कि 7 की पावर 41 है वो किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट है, मोडुलो 10 का यूज करना है। अगर ये नंबर, ये वाला नंबर है मेरे पास, क्या लिया हूं मैं, इस नंबर को मुझे कहां से कहां तक लाना है, इस 9 तक, एक कम। मुझे क्या करना है, मुझे 7 की पावर 41 को कॉन्ग्रुएंट बताना है किसी नंबर के जो मोडुलो 10 के। अब मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर यहां तक लाई करेगा, वो नंबर यहां पे लाई करेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर है डिजिट के हैं। जब 7 की पावर 41 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कहां तक आएगा, इस सेट के बीच में ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास इस केस में जो यूनिट डिजिट आएगा वो इसमें से आएगा। और जब आपसे यहाँ पे पूछा जाए मोडुलो 100, तो उस केस में ये नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर आ सकता है 0, 1 से लेके 99 तक। तो इसके अंदर जो रिमाइंडर आएगा, जो संख्या आएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट है। तो उस समय केस में मोडुलो 100 का यूज करते हैं। तो अपन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि 7 की पावर 41 को आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो अगर आप आइलर थ्योरम जानते हो तो आप ये जानते हो कि 7 की पावर 510 की वैल्यू है, जब उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और 510 की वैल्यू कितनी होती है, 510 की वैल्यू होती है 4। तो यहां से क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज 7 की पावर 4 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। या मैं बोलूं लिखने का तरीका सिमिलरली 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 10, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं यहां से दोनों तरफ क्या कर दूं, मुझे कितना चाहिए, 41 चाहिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 7 की पावर 4 की पावर 10 को जब अपन 10 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 7 की पावर कितना आ जाएगा, 40/10 देन रिमाइंडर 1। इस केस में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, पावर कर देंगे 10 मोडुलो
ये मॉडुलो की प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n है, देन ए की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर k मॉडुलो n, जहां पे k क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 7 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 10। अब आपको क्या चाहिए, 7 की पावर 41, तो 7 की पावर 40 इंटू 7 कर देंगे और मॉडुलो 10 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 देगा, ये रिमाइंडर कितना देगा 7। और यहां से देखें तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 की पावर 40 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 10। मुझे ये नंबर ही फाइंड आउट करना था जो 0 से लेके 9 वाले सेट के बीच में हो। तो यहां से मेरे पास लास्ट डिजिट कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई है, 7 आ गई। तो 7 की पावर 41 की आपसे पूछे यूनिट डिजिट कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी, 7 ही आएगी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया है, यहाँ पे मैंने यूज किया है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉडुलो n। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है, देन ac इज कॉन्ग्रुएंट टू bc मॉडुलो n। मॉडुलो की प्रॉपर्टी है वो मैंने कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो वाले जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर रखी है। अब इसी केस में आपसे पूछ लिया जाता कि 7 की पावर 41 है, इसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, तो आप क्या करते, तो इस केस में आपको देखना पड़ता कि 7 की पावर 41 इज कॉन्ग्रुएंट टू किस नंबर के है, मॉडुलो 100, मॉडुलो 100। तो क्या करते हैं आप, आइलर थ्योरम से आप कर सकते हो क्या इसको, क्या आइलर थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, जब 7 और 100 का जीसीडी कितना होना चाहिए, 7 और 100 का जीसीडी 1 होना चाहिए, इसका जीसीडी 1 है। तो 7 की पावर 500 को जब डिवाइड करते हैं 100 से तो रिमाइंडर कितना है, 1 है, या मैं बोलूं 7 की पावर 500 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। एक ही बात है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 40, 500 की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो r का मान मेरे पास 1। अब आपको क्या चाहिए, 7 की पावर 41, तो एक बार इसको 7 की पावर 40 इंटू 7, यानी कि जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहां से देखूं तो 7 की पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100, यहां से क्या आ जाएगा, 7 की पावर 40 इंटू 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 100। अब आपसे पूछ लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, तो इस केस में क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कितने होगा, कितना आ जाएगा, 0 इंटू 7, 7 है ना, इसको लिख सकता हूं 07, तो 07 क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि लास्ट 3 डिजिट कितने होंगे, लास्ट डिजिट कितने होंगे, तो इसको यूज करके अपन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइलर थ्योरम है वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही कम समय के अंदर सोल्व किया जा सकता है। तो आइलर थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, ध्यान रखना, जब a और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, यानी a और n का जो जीसीडी है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो ये अपन ने देखा आइलर। के बाद एक थ्योरम है लिटिल फर्मेट थ्योरम, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो इसी का एक स्पेशल पार्ट है, वो इसी का एक स्पेशल केस है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में। चलो मिलते हैं सभी